मोदी जी, हमारे यहाँ की समस्या ये है कि हमारे यहाँ छोटी महानदी पर बृहद सिंचाई परियोजना महानदी पर बनने जा रहा है। अब उसमें हमारे यहाँ के लगभग 14 गांव प्रभावित हो रहे हैं। उसमें कम से कम 4-5 हजार परिवार हैं। अब ये इतने परिवार जब प्रभावित होंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारी सबसे मेन समस्या है। और ये योजना कम से कम 2018 से इसका जांच पड़ताल चालू है। अब ये लगभग 20 दिन पहले एक टीम आई थी, उसके माध्यम से ज़्यादा ये लोगों की नज़र में आया। बाकी तो धीरे धीरे का पास में लगा जाए। जैसा कि सब लोग बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा है। नीचे बैठ जाए, यहाँ आ जाओ। आपने बताया कि आपके गांव के तकरीबन 14 गांव यहाँ से विस्थापित होंगे और इन 14 गांव में कम से कम जनसंख्या कितनी होगी? 4 से 5 हजार। 4,000 परिवार हैं और जनसंख्या है 10,000। 20,000 के आसपास 20,000 के आसपास में जनसंख्या। और जमीन कितनी जा रही है? अरे वो 14 का नाम बताया है, बाकी 84 7,000 हेक्टेयर जमीन डूब में जा रही है। 7,000 हेक्टेयर जमीन आपकी डूब में जा रही है ना जी। और वो परियोजना किस चीज की परियोजना है? सिंचाई परियोजना। उस परियोजना में विद्युती उत्पादन होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, उसमें नहीं दिया। सिंचाई कर दिया। अब वो सिंचाई किसके लिए जाएगी? हमारे लिए किसी काम उमरिया जिला, कटनी जिला, उमरिया जिला। अच्छा, और ये 2008 से सर्वे चल रहा है? 2018। अच्छा, 2018 से सर्वे चल रहा है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम राधेश्याम काकोड़िया है और मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश कार्यालय प्रभारी हूँ। और इसके अलावा जो है मैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद पंचायत राज मंत्रालय का एक सदस्य भी। और उसके साथ साथ में जो पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़ी प्रथा है, उस रूढ़ी प्रथा का संरक्षक भी हूँ। तो ऐसे छोटी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा जो ये डैम बसेगा उससे कौन सा समाज सबसे ज्यादा? आदिवासी ना? कितने % आदिवासी है यहाँ पे? 90% है ना। समस्या इस देश में सबसे अहम विषय ये है कि जो इस देश में क्या था, धर्मनिरपेक्ष और सब लोगों को एक लेके चलने का जो हमारा भारत देश का एक बहुत अच्छा सपना था, इस पे सभी ने काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार जो है इस सार्वभौम और धर्मनिरपेक्षता को जो है खंडन कर रही है। अब मुझे एक चीज पूछना है आप लोगों से, जब सभी जो है, मैं ऐसे ही बोल दूंगा ना यार, ऐसी आवाज चली जाएगी। बहुत आवाज है ना। जब कभी भी क्या है, जिस क्षेत्र में आप लोग रह रहे हो, इस क्षेत्र में 2-3 चीजें होती हैं जिसको विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ की जो जनजाति है, भारतीय संविधान में आप लोग आदिवासी बोलते हो, लेकिन भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति करके वर्णन किया है। हम लड़ाई लड़ते हैं आदिवासी की, है ना, लेकिन वो स्टार्टअप कहाँ से है? जनजाति से। और जनजाति यहाँ का सबसे जनजाति यहाँ का सबसे पहले सबसे पुराना निवासी है। वो कैसे पता चलता है?
देखना जितने 14 से 15 गांव, जैसे 84 गांव हमारे जिला मुकद्दम महोदय जी ने बताए, टेकाम साहब, पंचम टेकाम जी ने 84 गांव जाएंगे, है ना। उन 84 गांव में खेरोदाई होगी, है अपने यहाँ गांव में है खेरोदाई। खेरोदाई का कब से यहाँ पे स्थान है, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता ना, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले आपकी सबसे प्राचीन जो है पहचान खत्म हो जाएगी। विस्थापन होने से क्या खत्म हो जाएगा? पहचान खत्म हो जाएगी। आज जैसे हम लोग हिल मिल के भाईचारा एक जगह बैठे हैं, जब आप विस्थापित हो जाओगे तो आपके साथ में कोई बात करने वाला, आपके सुख दुख में खड़े होने वाला कोई नहीं मिलेगा। दूसरे क्या चली गई, आपकी भावना दूर हुई। तीसरा चीज ये है कि जो जमीन आप सब लोगों के पास में है, उस जमीन में क्या लिखा है? भूमि स्वामी। क्या लिखा है? सबके पास वही है ना? क्या लिखा है उस पे? भूमि स्वामी। और मेन चीज जो है कि जिस जनजाति को हम लोग क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, उस जनजाति को विस्थापित करने के लिए सबसे पहले ग्राम सभा की परमिशन ली जाती ना। ग्राम सभा की परमिशन किस आधार पे लिया जाता है? भारतीय संविधान के भाग 9 पंचायत अधिनियम के आर्टिकल नंबर 243 का में क्या बोला है कि कोई भी काम होगा, कोई भी निर्माण काम होगा, कोई भी विकास काम होगा, सबसे पहले उस क्षेत्र के मूल मालिकों से पूछा जाएगा कि आपको इसकी जरूरत है कि नहीं। ठीक है ना। तो क्या आप लोगों से पूछा गया? नहीं पूछा गया। दूसरा चीज क्या होता है, ये प्लानिंग कब से चल रही? 2018 से, है ना। और 2018 से हो सकता है कि आपके क्षेत्र में टुकड़े टुकड़े में किसी लोगों ने जमीन ली होगी। कितने जगह में? 84 गांव में। ठीक है। अब यहाँ का सबसे प्राचीन निवासी कौन हो गया? जनजाति, है ना। फिर इसके बाद सब लोग यहाँ पे आके बसे, उन्होंने जो है सबको मान सम्मान दिया और सब भाईचारा में रह रहे, है ना। तो सबसे पहले विस्थापन की सूची में कौन नाम लिखवाता है कि भाई मेरे को क्या चाहिए? मुआवजा चाहिए। जिसका कहीं बाहर पे व्यापार चल रहा हो या जिसके पास में साधन संसाधन के व्यवस्था हो। गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। चाहे वो हमारा मुस्लिम भाई हो सकता है, चाहे हमारा वो हिंदू भाई हो सकता है, चाहे हमारा वो क्रिश्चियन भाई हो सकता है। ठीक है। जिनके पास में कमाई के दूसरे सोर्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन जनजातियों के पास में मात्र उनका कृषि है और कृषि के अलावा कोई उसका दूसरा साधन नहीं होता। सही है ना। इसीलिए कोई भी किसी भी सरकार को जनजातियों को विस्थापित करने में टेढ़ी खीर लगती है। साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे, लेकिन भारतीय संविधान में उसी जनजाति को क्या दिया गया है? स्पेशल राइट्स दिए गए। मानते हो ना आप? और वो स्पेशल राइट्स आपके क्या बन जाएंगे? कवच बन जाएगा आपका। सही है ना। लेकिन आपको उनके साथ में खड़ा होना पड़ेगा। सबसे पहले आप मेरे को 500 या 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर में आप एक चीज लिख के दीजिएगा, पूरे जितने 84 गांव के लोग हैं, 14 गांव बोल रहे हैं और जितने भी गांव हैं, कि भाई हम सरकार से किसी भी तरह का मुआवजा नहीं लेना चाहते विस्थापन होने के लिए। ठीक है। यदि हम में से कोई भी व्यक्ति यदि विस्थापन होने के लिए मुआवजा लेगा तो वो जितने लोग विस्थापित हो रहे हैं और खुद का सारा पैसा कहां डाल देगा? पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा में। क्या आप ये मेरे को आश्वासन दे सकते तो मैं आपकी लड़ाई दिल्ली तक लड़ सकता हूं। कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना तो आपको एसडीएम के पास जाना है, ना आपको कलेक्टर के पास जाना है। गांव आपका है, गांव के मालिक आप हैं, तो कलेक्टर एसडीएम आपके गांव में आएगा, लेकिन आप गांव से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा चीज क्या है, जो वर्तमान सरकार बैठी है, जनधन खाता खुलवा के सबके अकाउंटों को क्या कर लिया उसने?
सीज कर ली है ना, और सीज करके सबके खाते में पैसे डाल देगी अवार्ड राशि। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो उससे पहले ये सारी प्रक्रिया करना आपको पड़ेगा, सबके साइन कि हमारे खाते में यदि कि किसी भी प्रकार की अवार्ड राशि विस्थापन से संबंधित आती है तो वो कैसी है, गैर संवैधानिक है। हम विस्थापन नहीं चाहते हैं, हम जैसा भी जीवन हम जी रहे हैं हम ठीक है, हमारी खेती बाड़ी कर रहे हैं, और ये गांव हमारा क्या है, स्वर्ग है, या गांव हमारा क्या है, जन्नत है, या गांव हमारा बैकुंठ है। जैसा भी जो अपने अपने लफ्जों में अपने अपने शब्दों में जो बयां कर सकता है इस सरजमी के लिए, इस धरती के लिए, इस फिजियादाई के लिए वो कर दे। लेकिन ये चीज चाहिए, दे सकते हैं क्या सब लोग मिलके? दे सकते, दे सकेंगे तो मैं आपके लिए उलगुलान करूंगा और डंके की चोट में बोल रहा हूं कि आपका गांव विस्थापित नहीं होगा। चाहे मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति तक एड़ी चोटी लगा ले, विस्थापित नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको जो है, जो पारंपरिक सांस्कृतिक ग्राम सभा जो रूढ़ी प्रथा चल रही है उसके साथ में खड़े रहना पड़ेगा। क्या आप करते हो संकल्पित? उलगुलान करोगे कि विस्थापन होना पसंद करोगे? उलगुलान करोगे तो मैं बोलूंगा उलगुलान, आप बोलोगे जिंदाबाद। यहीं से जंग छिड़ जाएगी। आप जिस दिन मेरे को 1000 का स्टाम्प पेपर में लिख के दोगे, मैं आके आपकी लड़ाई लड़ना चालू कर दूंगा। ठीक है? कोई भी माई का लाल बगैर आपकी परमिशन के आपको नहीं भगा सकता। वो बोलते ना कि सरकार के अधिनियम, मध्य प्रदेश भूमि संपादन अधिनियम में ये बोलता है कि सरकार, जमीन किसकी है? सरकार की है। यदि सरकार कोई विकास के काम करना चाहती है तो वहां से किसी की भी जमीन को अधिग्रहण करके वहां पे निर्माण कार्य कर सकती है। लेकिन हम ये पूछेंगे कि इस गांव की सरकार ये पूछती है कि उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है ना? मेरा कंट्रीब्यूशन उस पे क्या है? मैंने तो परमिशन नहीं दी। यदि आपको डैम बनाने का ज्यादा शौक है तो जिला कटनी को उजाड़िए, जिला कटनी को आप बनाइए, क्योंकि वहां पे खेती बाड़ी कुछ होती नहीं है। घर बस से घर टूट के दूसरी जगह बन जाएंगे। क्या दिक्कत है इस पे? दूसरी चीज, यदि कोई भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी यदि ये प्लान लेके आया है ना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है आपके क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद का। सबसे पहले ये निकम्मे लोग क्या करते हैं, उस पर साइन करते हैं। ये बोलते हैं कि हमको कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपने उनका अपना कीमती बहुमत दिया है। यदि यहाँ पे 2.5 लाख वोटर्स है तो 2.5 लाख वोटर्स अकेले का सिग्नेचर पावर किसके पास है? विधायक के पास। यदि यहाँ पे 20 लाख है, लोकसभा क्षेत्र में 20 लाख 40 लाख, तो उन 40 लाख के सिग्नेचर, 40 लाख के मत का क्या है उसके पास में? सिग्नेचर ऑफ पावर है। तो ऐसे चोर लोगों को भी पहचानना होगा। ठीक है? जो चंद पैसों के लालच में जमीर को बेचकर इस देश की जनता को भटकने के लिए मजबूर कर दे, ऐसे चोरों को भी पकड़ के क्या करना पड़ेगा? लोकतंत्र में खुला करना पड़ेगा। बाकी आप समझ जाओ कैसा करेंगे। क्या देते हो साथ? यदि साथ दोगे तो फिर अपन जंग करेंगे। ठीक है? और रूढ़ी प्रथा जो है इसको विधि का बल है। 5वीं भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के 13(3) का रूढ़ी प्रथा को विधि का बल है। वो मुसलमान भाई को भी, वो हिंदू भाई को भी, वो सिख भाई को भी। लेकिन उनके लिए क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बन गया है, हिंदू पर्सनल लॉ बन गया है, सिख पर्सनल लॉ बन गया है, ईसाई पर्सनल लॉ बन गया है। लेकिन जनजातियों के लिए कोई पर्सनल लॉ नहीं बना है, इसीलिए वो अपना अधिनियम खुद बनाता है। इसीलिए उसको जो है भारतीय संविधान के भाग 10 में 244 के तहत जिस क्षेत्र में जनजाति 90% थे, वहां पे उसकी 5वीं अनुसूची स्वतः लागू हो जाती है। ये नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से उसकी हर एक समस्याओं को सुनने के लिए राज्यपाल बैठा हुआ है। ठीक है? और उस क्षेत्र के विकास करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के विकास करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 12 में
आर्टिकल नंबर 275 के तहत क्या है, उसको वित्त का प्रावधान है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार देगी। हम पूछना चाहेंगे, यदि आपने विस्थापित किया है तो बरगी नगर को जब विस्थापित किया तो बरगी नगर में रहने वाले आदिवासी आज कहां हैं, किस स्थिति में है? हम पूछना चाहेंगे, आपने ओमकारेश्वर से जो है डैम बनाया, वहां पे लाखों आदिवासियों को विस्थापित किया। मेनका कौन सी पाठक है वो? मेनका पाठक, कोई पाठक है ना? नहीं, वो वहाँ की बात है, ओमकारेश्वर की, ओमकारेश्वर। मेनका पाठक है कोई, है ना, जिसको क्या मिला, पद्म श्री मिला है। उसने नर्मदा बचाओ आंदोलन की है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके लिए नदी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नदी के किनारे बसने वाले आप लोग? बताइए कौन है? मेघा पाटकर। उसने नर्मदा बचाओ आंदोलन की, लेकिन जो नर्मदा के किनारे में लाखों आदिवासी बसे हुए थे, उसको बचाने के लिए इनका कोई वो नहीं है। आज मेरा मानपुर में आंदोलन है, 132 गांव बफर जोन और कोर जोन में विस्थापित हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए मेरा आंदोलन चल रहा है। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस देश में शेर, बिल्ली, चूहे की कीमत ज्यादा है कि इंसान की कीमत ज्यादा है? यदि आप लोग किसी शेर को मार दें तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है, यदि वही शेर आपको मार दे तो 8 लाख रुपए में निपटा दिया जाता है। सही ना? आपको विस्थापित करके बड़े बड़े रिसोर्ट बना दिए जाते हैं और विदेशियों को लाकर जंगली जीवों को दिखाकर पैसा कमाया जा रहा है। तो ये सरकार पैसा कमाने के लिए बैठी है कि हमारे अमन चैन के लिए बैठी है, ये तय करना है आपको। सही है ना? तो उलगुलान करेंगे जी, वादा करते हैं? हाँ देंगे भैया साहब। तो चलो जरा नारा दे के बता जरा, उलगुलान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद। मैं बोलूंगा, हम जल जंगल जमीन के मालिक है, किसी के बाप के नौकर नहीं। जो हमको विस्थापित कर रहा है उसके बाप के नौकर नहीं है। क्या है हम? जिस जल का उपयोग हम अपने खेत में कर रहे हैं, जिस जंगल का उपयोग हम अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, जिस जमीन का उपयोग हम अनाज उगाने के लिए कर रहे हैं, हम उसके क्या हैं? मालिक। हम जल जंगल जमीन के मालिक हैं, हम किसी के नौकर नहीं, किसी के बाप के नौकर नहीं। ठीक है? और हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारा अधिकार है ना, हम अपना अधिकार मांगते, हम न किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते, हम किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उलगुलान जिंदाबाद, उलगुलान जिंदाबाद।